तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आई स्प्रेड पर। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2020। आज का जो डेली 30 है, इस डेली 30 के अंतर्गत हमको इतिहास देखना है। इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष हम देखेंगे और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। पहले हम टॉपिक देखेंगे। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार पंजाब में हुआ। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार तो किया गया था, लेकिन सर्वाधिक अगर देखा जाए कि बहिष्कार कहाँ हुआ था तो ये बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में, पंजाब में नहीं हुआ था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रमों में शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रमों में क्या शामिल नहीं था? असहयोग आंदोलन में जो कार्यक्रम चले उनमें जैसे पहला है कि सरकारी उपाधियों, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, एक कार्यक्रम ये था जो शामिल था। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार करना, ये भी एक नकारात्मक था। और सरकारी उत्सवों, समारोहों का बहिष्कार करना, ये भी नकारात्मक था और ये शामिल था उसमें। और स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई, तो ये सकारात्मक कार्यक्रम था, न कि नकारात्मक कार्यक्रम था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नकारात्मक कार्यक्रम नहीं था। अगला जो प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में क्या शामिल था? राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता और अंतिम विकल्प है उपयुक्त सभी। तो ये सब शामिल थे उसमें। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही 2 और निर्णय लिए गए जो महत्वपूर्ण निर्णय थे। और दूसरा स्टेटमेंट है, पहले निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य तय किया। जो पहला निर्णय था इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपने लक्ष्य का इन्होंने त्याग किया था, ना कि लक्ष्य तय किया था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसका विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी, है ना, उसको पुष्ट किया गया था। अगला जो प्रश्न है, असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई? ठीक है, ये थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, पेपर ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा हुआ है। तो यहाँ पर ये नागपुर अधिवेशन था। नागपुर अधिवेशन, वैसे असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920-21, इतनी जानकारी तो आपको ही है लेकिन मैं बताया दे रहा हूँ। मुझे पता है आप विद्वान हैं, लेकिन विद्वान का मतलब यहाँ कमेंट में नहीं कर रहा हूँ कि इसको नेगेटिव कमेंट आप माने। छोटी चीजें आपको पता है, थोड़े से क्वेश्चन जो गंभीर है, कठिन है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लें तो बात बन जाए, ठीक है ना। वही कोशिश हम यहाँ पर करते रहते हैं। तो 1920-21 में जो असहयोग आंदोलन हुआ तो दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसी में इसकी पुष्टि की गई थी। तो ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1920 में ये हुआ था। अगला प्रश्न है, सितंबर 1920 में किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था? तो कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में अधिवेशन हुआ था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट, दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। बिल्कुल सही है। ये पूछा जाता है अलग से वन लाइनर प्रश्न, तो इसको आप सही से ध्यान रखिएगा। और 10 अगस्त 1920 को संपन्न सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया था। तो सीवर्स की संधि का संबंध किससे है? तुर्की के विभाजन से। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, किस दिन अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को, है ना। गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के मुद्दे पर हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन, अब्दुल वारी आदि नेता जो थे वो तुर्की के समर्थक नहीं थे। ये सब तुर्की के समर्थक थे। ये सब क्या थे? तुर्की के समर्थक थे। अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने अपने पत्र कामरेड में तुर्कों तथा इस्लामी की परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी। तो इन्होंने तुर्की के समर्थन में तुर्कों और इस्लामी
जो परंपरा है उसमें सहानुभूति व्यक्त की थी। तो दूसरा सही है, पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये लोग समर्थक थे। अगर यहाँ पर नहीं न लिखा होता तो ये सही होता। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला कांड और खिलाफत रहा। यही था। भारत के मुसलमान टर्की या तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो उसमें कांग्रेस के अधिवेशन का जो प्रमुख मुद्दा था जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत था। अगला जो प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले कौन सा बिल पास किया? तो ये जो बिल था, इस बिल का नाम था इंडेमिटी बिल। कौन सा बिल था? इंडेमिटी बिल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हत्याकांड के जो दोषी थे, दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ये बिल पास कर दिया था, इंडेमिटी बिल। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए और सम्मानार्थ उनके तलवार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है ना, उनके सम्मान में और 2600 पाउंड की धनराशि भी दी गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया था। सही है। किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने किया था। हंटर आयोग में 4 भारतीय सदस्य भी थे। हंटर आयोग जो था, इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि 3 भारतीय सदस्य थे, चिमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 3 थे, 4 नहीं थे, 3 थे। तीनों का नाम भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। चिमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। अगला जो प्रश्न है, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड के बाद में यह हंटर आयोग गठित किया गया था। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक था। यानी कि मार्शल लॉ लागू करना और गोली चलाना दोनों आवश्यक था। लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसे ईमानदारी से जो भी उचित समझा वही किया, ऐसा इसमें कहा गया था। मतलब वही सब लिपापोती। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच है तो कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी? तो कांग्रेस ने जो समिति नियुक्त की थी वो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में, तो 1919 13 अप्रैल को, उसके बाद में इसके लिए कांग्रेस ने ये मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की थी। एक इनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की थी इस कमेटी ने, इस समिति ने, और उसके निर्णय को विवेकहीन और भावावेश में उठाया गया बताया था। तो ये क्योंकि कांग्रेस के द्वारा गठित हुई थी, वो अंग्रेजों के द्वारा गठित हुई थी, तो इसी तरीके से ऐसे होगा। अगला जो प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि जो थी ये वापस कर दी थी, बिल्कुल सही है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को गांधी जी ने जानबूझकर की गई हत्या कहा था। तो ये कहा था दीनबंधु एफ एंड्रयूज ने कि ये जानबूझकर की गई हत्या है, ये गांधी जी ने नहीं कहा था। तो दूसरा गलत है। किसने कहा था? एंड्रयूज ने कहा था, ये ध्यान रखिएगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी कब? तो मैंने आपको अभी बताया है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 100 साल 2019 में इसके पूरे हुए थे, 101वां साल लग गया है, पूछा जा सकता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा स्थापित सत्याग्रह सभा में कौन शामिल था? तो ये जमनालाल दास, शंकरलाल बैंकर और बीजी हार्मियन। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा जो स्थापित सत्याग्रह सभा थी उसमें ये तीनों लोग शामिल थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके अलावा उमर सोमानी, बीजी हारिमन, मतलब हो ही गए हैं, तो उमर सोमानी का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। उमर सोमानी भी इसमें शामिल थे, तो उमर सोमानी को भी मत भूलिएगा, उमर सोमानी का नाम भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। 22 अप्रैल को गांधी जी पंजाब में प्रवेश के प्रयास में गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो ये पंजाब में नहीं, दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से गुजर रहे थे, तो उसी दिल्ली में प्रवेश के प्रयास में इनको गिरफ्तार किया गया था। पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह के पहले चरण में स्वयं सेवकों ने भूख हड़ताल की।
रॉलेट एक्ट का जो चरण का सत्याग्रह का पहला चरण था, इस चरण की बात करें तो स्वयं सेवकों ने कानून को औपचारिक चुनौती देते हुए गिरफ्तारियां दी थी, न कि भूख हड़ताल की थी। इसमें गिरफ्तारियां दी गई थी। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट अधिनियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, काला कानून, ये सब कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों सही हैं। अंतिम प्रश्न आज के इस टॉपिक का, बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1919 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया था। तो ये जो समिति नियुक्त हुई थी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ये समिति नियुक्त हुई थी और सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुई थी। ये सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुई तो थी, लेकिन 1919 में नहीं हुई थी, ये 1917 में हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट सन के कारण गलत हो जाएगा। देखिए, यूपीएससी में भी जो पेपर आया उसमें क्रोनोलॉजी और ये सारी चीजें पूछी गई, सन का बड़ा महत्व रहा। तो अब हर जगह सन ही पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा सन पूछ के उलझा देता है प्रश्न को अगर आयोग। तो आपको क्या करना चाहिए? सन को रटने की कोशिश करनी चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। सन में समझेंगे क्या, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। 19 में ये पास हुआ था, लेकिन सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये समिति का गठन जो हुआ था, ये 1917 में हुआ था। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आरओ या आरओ मेंस और बीओ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 6307281212 इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस की 11 अक्टूबर को है। उसके बाद में ये कार्यक्रम शुरू होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए आपकी ये बहुत मददगार एक सीरीज होगी आपके लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो यहाँ पर काम करते हैं उसका रिजल्ट अभी तक का बहुत अच्छा रहा है, और वो इसलिए अच्छा रहा है, आप उसको जान सकते हैं कि यहाँ पर जो भी काम होता है वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप लोग ही बोलते हैं कि एक गुणवत्ता युक्त सामग्री होती है और उसको डिस्कस किया जाता है, वो आपके सामने आती है, तो उसका लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलता ही है। करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि उस परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या नाम है जिसे हाल ही में उड़ीसा परीक्षण में दागा गया? तो ये सौर्य मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? सौर्य। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी है, ये ध्यान रखिएगा। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता है और सौर्य भारत की K-15 मिसाइल का भूमि संस्करण है। तो सौर्य जो है ये भूमि संस्करण है K-15 मिसाइल का। K-15 जो मिसाइल है उसका ये भूमि संस्करण है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। 200 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक का ये पेलोड लेकर जा सकती है अपने साथ। हाल ही में सुर्खियों में रही माधवीपुरी बुच किस संगठन की पहली महिला पूर्ण सदस्य है ना? पूर्ण महिला सदस्य हैं। तो ये सेबी की सदस्य बनी है और इनका नाम है माधवीपुरी बुच। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाला 1 वर्ष के लिए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जो कार्यकाल है इनका, ये शुरू हो रहा है। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग केंद्रीय बजट तैयार करता है? तो आर्थिक मामलों का विभाग करता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बार पूछा भी गया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? 2 अक्टूबर को किया जाता है, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जयंती 2 अक्टूबर को होती है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन की घोषणा की थी। तो ये जो घोषणा हुई थी वो 15 जून 2007 में हुई थी, 15 अक्टूबर 2007 में नहीं, 15 जून 2007 को हुई थी कि जो अब अक्टूबर आएगा आगे का, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के संचालन के लिए निदेशक समिति की नियुक्ति को मंजूरी दिया? तो ये जो बैंक है ये धन लक्ष्मी बैंक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जाम्बी फायर आग का ऐसा स्वरूप है जो भूमिगत रूप से जलती रहती है और फिर कुछ समय पश्चात सतह पर उत्पन्न होती है। वैसे भूमिगत रूप से जलती रहती है जाम्बी फायर, यानी कि भूमिगत, भूमि के अंदर जलती रहती है और फिर सतह पर वो उत्पन्न हो जाती है। तो पहला सही है। और यह आग भारत में तेजी से फैल रही है। तो यह आग भारत में नहीं फैल रही है। जॉम्बी आग जो है ये टुंड्रा क्षेत्र में लगने वाली घटनाओं में से एक है ना? और जाम्बी आग मतलब भूमिगत रूप से जलती है तो पता भी नहीं चलता है, कुछ समय पश्चात ये अचानक सतह पर आ जाती है। तो टुंड्रा क्षेत्र, इसे आर्कटिक के आसपास का जो क्षेत्र है
वो क्या होता जा रहा है, शुष्क होता जा रहा है। इसके कारण मॉस, घास, छोटी झाड़ियां, ये सब जो है वो नष्ट होती जा रही है आग के कारण। और और रिकॉर्ड तापमान में कार्बन सिंक को कार्बन स्रोत में परिवर्तित करने व वैश्विक तापमान में वृद्धि करने की क्षमता इसमें है, ये जो आग है ज़ॉम्बी फायर। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और रूस ने डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांसमिशन एजेंडा पर एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और रूस के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं, क्या ये बात सही है? भारत और नीदरलैंड के बीच में ये डिकार्बोनाइजेशन को लेकर, डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुए हैं, रूस के बीच में नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड दिया होता तो ये सही दिया होता। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट अधिक स्वच्छ एवं अधिक ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा का समर्थन करता है। तो दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन विषाणु का एक गुण है जिसके अंतर्गत वह अपनी संख्या में वृद्धि करते हुए परिवर्तन दर्शाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और कोरोना वायरस सार्स CoV-2 लगातार उत्परिवर्तन कर रहा है। अब तक इसके 12,000 से अधिक उत्परिवर्तन प्रतिलेखित किए जा चुके हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन गलती से रिपीट हो जाते हैं, इसके लिए सॉरी। पावर ग्रिड पावर टेल के नाम से एक टेलीकॉम व्यवसाय भी संचालित करती है। तो पावर टेल के नाम से इसका ये व्यवसाय है, बिल्कुल सही है, पावर ग्रिड करती है इसका संचालन। और पावर ग्रिड अपने पारेषण नेटवर्क के माध्यम से भारत में उत्पन्न होने वाली कुल विद्युत का लगभग 35% भाग पारेषित करती है। तो 35% नहीं, लगभग 50% भाग यही पारेषित करती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये लगभग 50% करती है। अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। एक सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, ठीक है। यह एक सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यहीं पर आप ध्यान दीजिए कि ये सतह से हवा में नहीं, सतह से सतह में मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया। दूसरा है, यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक 2.8 मैक, है ना, मैक मतलब ध्वनि की गति 2.8 मैक, यानी कि उससे 3 गुना लगभग उड़ान भरने में सक्षम है, ये सही है। नई ब्रह्मोस मिसाइल पिन पॉइंट सटीकता के साथ 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेज सकती है, ये भी सही है। इसका प्रथम परीक्षण 2001 में किया गया था, ये भी सही है। रूस और भारत का ये संयुक्त मिशन है, ये तो आप जानते ही होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। तो आपको अगर RO और BO मेंस के कोर्स में रुचि है तो आप कॉल कर सकते हैं हमको या मैसेज कर सकते हैं 6307281212 पर और इस पे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।